Hello students, welcome to the online classes for CUET English at Prep Yodha, right? So let me start by saying that कि इंग्लिश तो सारा स्टूडेंट यही सोचता है यार इजी है हो जाएगा, बट एक्चुअल में जब मार्क्स आते हैं तो पता चलता है इंग्लिश भी हैंडल हमसे नहीं हुआ. इंग्लिश इज नॉट अबाउट नोइंग इन CUET. इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्कोरिंग इन लिमिटेड टाइम फ्रेम. बेटा 1 घंटे का समय है, 50 क्वेश्चन है, 35 से 40 क्वेश्चन यदि सही करने हैं आपको तो आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. एग्जाम हॉल है, एग्जाम में प्रेशर भी है, तो प्रेप योद्धा क्लासेस में हम यही बेसिकली सीख रहे हैं. हम लोग एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में पेपर को एक्चुअली में हैंडल करना सीख रहे हैं. ये इंग्लिश की मास्टरी से ज्यादा हम लोग पेपर को हैंडल करने की मास्टरी करेंगे बच्चे. CUET UG जो है उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें बेटा कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है और वर्बल एबिलिटी है. मेनली वो आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है. ठीक है, टाइम आपके पास लिमिटेड है, क्वेश्चंस आपके पास फिक्स्ड है, सिचुएशन थोड़ी थोड़ी प्रेशर वाली होती है, बट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, स्पीड है, एक्यूरेसी है तो आप इसे इजीली आप सिलेक्शन अपना निकाल सकते हो. नाउ कई जगह लोग ये मिथ में होते हैं कि इंग्लिश जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इंग्लिश के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे. बट बेटा जब तक आप कॉलेज के लिए अप्लाई ना करो अपने CUET में, आप कभी ये बात मत सोचो कि ये इंग्लिश का पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है. CUET से बच्चे रास्ते खुलते हैं सारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के. दिल्ली यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस जैसे SRCC, रामजस, मिरांडा हाउस, द हिंदू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, जयपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटी का रास्ता आज की डेट में CUET UG से होके जाता है. तो जब तक आप इंडिविजुअली उनकी वेबसाइट पे जाकर ना देख लो कि कौन सा इंग्लिश का स्कोर क्वालिफाइंग है या रैंक मेकिंग है, तब तक आप प्लीज कोई डिसीजन पे मत आओ. इसलिए इंग्लिश के पेपर को बेटा आप उतने ही फोकस के साथ पढ़ो. और इंग्लिश में स्कोर करना, लेट मी टेल यू, जनरल एबिलिटी के कंपैरिजन में इजी है क्योंकि इंग्लिश का कोर्स जो है कम है. ठीक है, अब बच्चे बात करते हैं कि बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश में. बेटा बच्चे रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, कभी वर्बल एबिलिटी कर रहे हैं, कभी पैराफ्रेजेस जंबल्स कर रहे हैं, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं. तो बेसिकली उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है. कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं. दूसरी बड़ी बात होती है कि बच्चे जो है टाइमर्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करते. हमारे पास CUET में 50 क्वेश्चन है, 1 घंटे का टाइम है, तो लगभग 1 से 1.25 मिनट का टाइम है हमारे पास हर एक क्वेश्चन को करने के लिए. अगर आप कोई क्वेश्चन अपने घर के एनवायरनमेंट में 2 मिनट में कर रहे हो तो आप CUET में भी उस तरीके से उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि CUET में टाइम आपका लिमिटेड है और ये आपके लिए डेंजरस हो जाएगा. क्योंकि घर में तो आप सॉल्व कर रहे होगे उसको, आप टाइम नहीं देख रहे होगे या टाइम उसका नोट नहीं कर रहे होगे. सो प्रेप योद्धा में ऐसा क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो सबसे पहली बात बेटा, हम लोग काफी हद तक रिजल्ट फोकस्ड है, हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे से चलते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, राइट. डेली आपको प्रैक्टिस के लिए मोटिवेट करते हैं, जितना हो सके स्मार्ट ट्रिक्स बताते हैं हम लोग. वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए भी आपको साथ साथ टेक्निक्स बताते रहते हैं कि कैसे आप वोकैबुलरी बिल्डिंग कर सकते हो, कैसे आप लॉजिकली उसको कनेक्ट कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो. हम यहाँ पर केवल इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर आपको CUET क्रैक करना एक्चुअल में सिखा रहे हैं. ठीक है, अब बात करते हैं ये कोर्स कैसे रन होगा. बच्चे हर एक टॉपिक के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 8 टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 यूनिट्स है, 8 सब टॉपिक्स है. हम लोग हर एक टॉपिक के लिए आपके लिए हमारे पास एक शॉर्ट वीडियो है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है जिसमें CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिमिलर जो CUET जैसे पेपर है उसकी प्रैक्टिस शीट है. उसके बाद एक वर्कशीट है जो आप प्रैक्टिस करेंगे. उसके बाद हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है. ठीक है, जिससे कि आपका बेसिक से लेके एडवांस तक जो है आपका कंसेप्ट बन जाएगा. नाउ अब आपको अपनी तरफ से क्या करना है बच्चे, दिए गए क्वेश्चंस को रिलीजियसली फॉलो करना है, डिलीजेंटली करना है, पढ़ाए गए वीडियोस को दोबारा रिवाइज करना है, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं अपने लिए. अगर पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2 से 3 पैसेज रोज एटलीस्ट प्रैक्टिस करें. अगर पैसेजेस नहीं कर रहे तो एटलीस्ट 20 टू 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के आप
डेली प्रैक्टिस करें जो हम लोग वर्कशीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेलिजेंस, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर टारगेट। इंग्लिश कैन बिकम हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन बेटा, क्योंकि बहुत छोटी है। अगर 180 प्लस आपने इंग्लिश में स्कोर कर दिए तो आप एक बहुत अच्छे कॉलेज की फुटिंग पे खड़े हो गए। ठीक है बच्चे? नाउ एट प्रेपयोद्धा आवर गोल इज टू प्रोवाइड यू हाई क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइजेस। बेटा हमारे सारे कोर्सेज जो है वो बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पर है और क्वालिटी वाइज हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपको पूरा कंटेंट और वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, राइट? आपको वैल्यू फुल मिलेगी, गाइडेंस फुल मिलेगा और बहुत ही बेटा अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिलेगा। सीयूटी की जर्नी में आप में से कोई भी अकेला नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस है, डाउट सॉल्विंग है और कंटिन्यूअस सपोर्ट है। बेटा आप अकेले नहीं हो, वी आर विद यू, we are doing the preparation, we are helping you, are doing the preparation, we are helping you from the back. CUT beta final words and CUT is not an exam, it can be a turning point in your life. The college you get in, जिस कॉलेज में जाते हो बेटा उसी तरह की फॉर्म फुटिंग से स्टार्ट करते हो, वैसे ही प्लेसमेंट मिलता है, वैसा ही माइंडसेट मिलता है। तो बेटा इसको प्लीज हल्के मत लो, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वर्क हार्ड डिलीजेंटली। आई विश कि आप अपने डिजायर्ड गोल्स तक पहुंचो। So let's begin the journey. Once again, I welcome you to the Prepyoddha classes and let's crack CUT UG English. Thank you. Students आइए इंग्लिश के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, राइट? तो सबसे पहले आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन को तेजी से करने के लिए देखिए, अब कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ के तो बच्चे कोई भी कर देगा, लेकिन हमें इसको थोड़ा तेजी से करना है। तो चलिए एक ट्रिक करते हैं हम लोग, ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो बेटा सबसे पहले क्या करो, डायरेक्टली आप इसका ऑप्शन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। चलो देखिए कैसे होता है। तो अभी मैंने आप देखो कुछ भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। ठीक है, पैराडॉक्स पता नहीं, चलिए छोड़ते हैं। व्हाट डज डिजिटल डिसोनेंस रेफर्स टू, डिजिटल डिसोनेंस रेफर्स टू। ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा, चलिए नहीं आंसर कर पा रहा हूँ, अगला पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिजिटल डिसोनेंस। तो बेटा बार बार ये वर्ड आ रहा है डिजिटल डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब होता है थोड़ा कंफ्यूजन, कुछ अपोजिट चीजें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी स्टेट। डिसोनेंस का मतलब है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा जो नॉट कंफ्यूजिंग है? तो पहला कहता है अबैंडन ऑल डिजिटल डिवाइसेस। अबैंडन, सब कुछ छोड़ दो, डिजिटल छोड़ दो ना, गलत सा लग रहा है। अगला है लिमिट इंटरनेट यूसेज बाई 1 आवर। ऐसा कोई क्यों कहेगा कि 1 आवर यूसेज को लिमिट कर दो? ठीक है, ये थोड़ा एक्सट्रीम सा लग रहा है। अगला है कल्टिवेट डिजिटल माइंडफुलनेस। कंफ्यूजन का उल्टा माइंडफुलनेस लग रहा है। ठीक है, यूज ओनली स्मार्टफोन फॉर कम्युनिकेशन। क्यों भाई, खत लिख सकता हूं मैं तो खत लिखूंगा, पता नहीं, सही नहीं लग रहा। आंसर मुझे ये सही लग रहा है, चलो अब माइंड में आ गया। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज पढ़ के। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया बिना पढ़े, अब क्या करना है, हमें एकदम फटाक फटाक इसको पढ़ना है और देखना है कि कितना हम आंसर कर सकते हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन में पैराडॉक्स वर्ड है, अगले में डिजिटल डिसोनेंस। तो पढ़ते हुए पैराडॉक्स और डिजिटल डिसोनेंस जैसे ही आए उस पर फोकस करना है। द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस इज व्हाट व्हाइल टेक्नोलॉजी हैज कनेक्टेड अस अक्रॉस कॉन्टिनेंट इट हैज साइमल्टेनियसली क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड आइसोलेशंस विद इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो पैराडॉक्स ये है कि सबसे कनेक्ट तो डिजिटल वर्ल्ड करता है लेकिन हमको सराउंडिंग से काटता भी है। तो टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स अस ग्लोबली बट क्रिएट्स ग्लोबल लोकल आइसोलेशंस। ये देखिए बेटा डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगला है व्हाट डज डिजिटल डिसोनेंस रेफर्स टू। अच्छा आप ढूंढो, द डिजिटल डिसोनेंस इज नॉट अ फ्लॉ बट rather reflection of how we choose integrate into our life। ठीक है, तो डिजिटल डिसोनेंस क्यों हो रहा है, राइट? डिजिटल डिसोनेंस भी बेटा इसीलिए हो रहा है। साउंड इज अ डिजिटल डिवाइस, बिल्कुल नहीं। फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं। कॉस्ट ऑफ स्मार्टफोन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा गैप है, बार बार वही। स्मार्टफोन आपको वीडियो कॉल करने तो देता है लेकिन और अपने जो घर के बगल में है उनसे काटता है। अरे वही सारी चीजें कि कनेक्शन और आइसोलेशन की बातें हैं डिजिटल डिसोनेंस, राइट? पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पैसेज की टोन कैसी है, पहली आते ऑप्टिमिस्टिक। नहीं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहा कि हर समय तारीफ करे, ऐसा भी नहीं है। हर समय बुराई करे, क्रिटिकल ना, ऐसा भी नहीं है। एनालिटिकल, हाँ, बैलेंस व्यू पॉइंट दे रहा है, पॉजिटिव्स भी दे रहा है और नेगेटिव्स भी दे रहा है। तो ये क्या है, एनालिटिकल है। क्या है, एनालिटिकल। कल्टिवेट डिजिटल माइंडफुलनेस, बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका भी आंसर बी और इसका आंसर भी बी। तो देखिए बेटा हम लोगों ने पूरा पढ़ा भी नहीं, एक ओवरव्यू सा लिया और पूरा पैसेज सॉल्व कर ले गए। तो इससे हम लोगों ने क्या करा, हमने टाइम सेव किया है,
हम लोग 1 मिनट से कम प्रत्येक क्वेश्चन पे रुके। तो तरीका क्या है बेटा? फिर से पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश, अगर बिना पैसेज पढ़े हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस, डिजिटल डिसोनेंस, इनको ढूंढो पैराग्राफ में और उसी के आसपास पढ़ के आंसर कर दो जल्दी। पूरा पैराग्राफ ना ही पढ़ा जाए या एकदम लास्ट में पढ़ा जाए, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर। अगला क्वेश्चन चलिए अब हम लोग ग्रामर सेक्शन का कुछ देखते हैं। द कमिटी along with 20 members dash decided to postpone the meeting। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो। बट देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉमा, देख रहे हो? द कमिटी कॉमा along with its 12 members। तो जो भी इसमें वर्ड आएगा ना ये कमेटी के हिसाब से आएगा, क्योंकि कमेटी along with its 12 मेंबर, अरे 100 मेंबर हो 20 मेंबर हो, बात तो एक कमेटी की हो रही है ना। तो द कमेटी along with its 20 members हैज आएगा बेटा। क्या आएगा? हैज, जो कि कमेटी क्या है? सिंगुलर है। हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। ओके, अगला देखते हैं। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश प्रेजेंट एट द असेंबली। चाहो तो आप पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हो। तो देखो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, अब बेटा कोई कॉमा नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, तो जो वर्ब आएगा यहाँ पर, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बेटा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसके लिए क्या होगा? वर, वॉज नहीं। देखो बेटा ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बस ध्यान रखकर ये होता चलता है। बहुत ज़्यादा रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो भी नहीं पाएंगे। इस तरह से छोटा छोटा एनालिसिस देखते चलो और करते चलो। अगला देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट बेटा ईच से चलेंगे यहाँ पर। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट, क्योंकि देखो सबमिटेड देयर, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी ने अपना असाइनमेंट सबमिट करा, तो बात प्रत्येक पे ज्यादा फोकस है, स्टूडेंट्स नहीं। अगर होता स्टूडेंट्स डैश सबमिटेड देयर असाइनमेंट तो हैव हो जाता, लेकिन बात यहाँ ईच पे है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स करके, राइट? तो इस तरह से आप देख सकते हो। ये मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरह से इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है। बाकी डिटेल आप वीडियो देख सकते हो। हमने हर वीडियो में कोशिश करी है फोकस बनाने की, किस तरह से सॉल्व करना है, ग्रामर के रूल्स भी बता दिए हैं। चलो अगला देखते हैं। पहले इडियम्स देख लेते हैं। व्हाट डज द इडियम स्पिल द मीन मीन्स? स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स बिखर जाना, यानी रायता फैला देना हिंदी में कहा जाए, ठीक है? नहीं, रायता फैला देना तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब स्पिल द बीन्स का मतलब है कि कुछ खुलासा कर देना, कुछ छुपा हुआ था जिसे खुल जाएगा, राइट? तो इट्स टू रिवील द सीक्रेट। और सच बात है, किसी का सीक्रेट खुल जाता है तो उसकी जीवन का रायता फैल ही जाता है। तो मैं ऐसे ही करेक्ट करता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी रीडिंग पढ़ाई नहीं कर रखी है चीज़ों को लेके। मैं ऐसे जो मुझे आता है मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे आंसर्स निकलते हैं बेटा। ये कोई मिथ नहीं है, आंसर्स आते हैं। अगला देखो, व्हाट डज द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स? हिट द नेल ऑन द हेड, राइट? कुछ ऐसा। हिट द नेल ऑन द हेड, थॉर के हैमर से मारो तो क्या होगा? इसका मतलब है आई थिंक टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। बिल्कुल, कुछ ऐसा सही काम करना। टू हिट समथिंग, टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। तो दिस इज व्हाट, टू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हमने हथौड़ा मारा, तो कुछ ऐसा किया जो सही था, राइट? तो कुछ ऐसा, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो, ज़्यादा कुछ टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला है बेटा पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स में देखो बेटा, देखो पैराजम्बल्स का एक सिंपल रूल है। सबसे पहले ढूंढो इंट्रो सेंटेंस क्या है, फिर ढूंढो कोई एग्जाम्पल हो वो बता रहा हो, फिर कुछ इफेक्ट ढूंढो जो उसकी वजह से आ रहा हो, ठीक है? फिर कोई रीजन या कुछ कंक्लूजन सा ढूंढने की कोशिश करो, राइट? तो इसी तरीके से अपन कर सकते हैं, क्योंकि पहले आदमी इंट्रो देता है सब्जेक्ट का, फिर उसको एग्जाम्पलीफाई करता है कि नासा एक बहुत बढ़िया कंपनी है, आई मीन तो कैसे? क्योंकि मून पे शिप भेज देती है, उसकी वजह से डिस्कवरीज होती हैं बहुत तरह की, ठीक है? अब तो इस तरह से आदमी बातें करता है। लॉजिकल बातें तो ऐसे ही होती हैं, अब इलॉजिकल बातों का कोई तो सेंस नहीं है। तो हम लोग पैराजम्बल्स में भी यही लॉजिक्स बनाते हैं। तो इंट्रो प्लस एग्जाम्पल प्लस इफेक्ट प्लस रीजन कंक्लूजन, या कुछ कॉन्ट्रास्टिंग देना हो तो कॉन्ट्रास्टिंग भी दे सकते हैं, ठीक है? तो इस छोटे से रूल को मन में रखते हुए, नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो देखो ये देखो ऐसे, हाउएवर दिस प्रोसेस रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। हाउएवर दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस? कुछ पता ही नहीं है, छोड़ो, ये पहला नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ रहे हैं, अपना फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ रहे हैं।
तो जो सबसे लॉजिकल लगेगा उसी को बनाऊंगा। सेकंड देखो, रिन्यूएबल एनर्जी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अफोर्डेबल। ठीक है, मेक सेंस। चलो से पहला रख सकते हैं, अभी और सोचते हैं। सोलर पैनल्स फॉर इंस्टेंस हैव ड्रॉप्ड इन प्राइस इन लास्ट डिकेड। सही बात है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी अफोर्डेबल हुई है, क्यों हुई है भाई? क्योंकि सोलर पैनल सस्ते हुए हैं। ठीक है, सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर मेनी कंट्रीज आर ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन एनर्जी। हाँ ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी अफोर्डेबल हो गई, सोलर क्यों? क्योंकि भाई पैनल सस्ते हो गए। अच्छा, पैनल सस्ते हो गए तो क्या कंट्री क्या करने गई? और खरीद के ग्रीन एनर्जी आने लग गई। ठीक लग रहा है? अच्छा, द शिफ्ट इज ड्रिवन बाय बोथ इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी कुछ कनेक्शन मिसिंग लग रहा है। अच्छा, अब ए पढ़ते हैं। हाउएवर दिस प्रोसेस रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ ये सही है। देखो, ट्रांजिशन करना है ग्रीन एनर्जी के, तो पैसा तो लगाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? खूब सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और फिर दिस शिफ्ट इज ड्रिवन बाय बोथ इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसमें इन्वायरमेंट की भी सोचनी पड़ेगी और अपने जेब की भी सोचनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स की भी सोचनी पड़ेगी। तो देखो, बी वाला इंट्रो टाइप है, सी वाला कुछ एग्जाम्पल टाइप है, राइट। डी वाला कुछ इफेक्ट है। देखो, मेनी कंट्रीज, देखो इफेक्ट क्या आ रहा है? यस, कि ग्रीन एनर्जी पे कर रहे हैं। फिर कुछ रीजनिंग है कि हाँ यार लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। और फिर कॉन्ट्रास्ट, लेकिन देखो इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बी सी डी ई ए। तो तुमने देखा ये छोटा सा रूल, इंट्रो प्लस एग्जाम्पल प्लस इफेक्ट प्लस रीजन प्लस कंट्रास्ट, कैसे मतलब थोड़ा हेल्प कर रहा है हम लोगों को। आई मीन करना सब कुछ लॉजिकल है, लॉजिकली इंट्रोड्यूस करो, एग्जाम्पल दो, इफेक्ट रीजन कंट्रास्ट समझाओ, मतलब बनाओ ऐसा पैरा जंबल्स कि लॉजिकल हो जाए। दैट्स इट। तो यही है मोर और लेस। इसी तरह से सीयूटी का पेपर रहेगा, इसी तरह से आप अटेम्प्ट करोगे। बाकी वीडियोस जो और हैं फॉलो अप, उसमें सब कुछ दिया है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, करोगे तो होगा। ये एक ओरिएंटेशन वीडियो था, ठीक है। इसमें जितना मैं बता सकता था मैंने बताया है। टाइम हम लोग शॉर्ट रखते हैं वीडियोस को, तो हम लोग इसे लंबा नहीं करेंगे। आई होप समझ में आपको आया है, और धीरे धीरे जैसे आप बेटा आगे बढ़ोगे और कंसोलिडेट होता जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हाय, फॉर फुल इंग्लिश कोर्स of CUET or for full English course for general ability in CUET, you can contact us at 9793881882 or 7217850079, or you can mail us at prepyodhaclasses@gmail.com. Right? Thank you.